नमस्कार मित्रों, अब हम इसमें देखते हैं कि विवाह विलंब योग क्या क्या होते हैं ज़रा डिटेल से। विवाह विलंब योग अगर कुंडली में रहेगा तो किसी भी हाल में विवाह में विलंब अवश्य करवाएगा, विवाह में बाधाएं आएंगी और या फिर जिसकी वो कुंडली है उसको खुद ही मन नहीं होगा विवाह करने का, कि कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टेंस ज़रूर बनता है कि जिससे कि विवाह में विलंब होगा। ये विलंब बहुत तरह का हो सकता है। मैरिज डिले में एक तो ये हो जाता है कि आपकी शादी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगी, दूसरी होगी कि कोई ना कोई बीच में बाधाएं आएंगी, तीसरा ये भी देखा गया है कि आपका मन ही नहीं होगा। अब मन ही नहीं होगा तो विवाह नहीं होगा। तो इस तरीके से बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। मैरिज डिले योग अगर कुंडली में है तो उसका कुछ न कुछ उपाय भी जरूर करना पड़ता है, और जब फिर उस समय आता है, हर के दशा अंतरदशा के हिसाब से समय आ जाता है, फिर उस समय में विवाह भी हो जाता है। लेकिन अगर विवाह विलंब का योग कुंडली में बना हुआ है और चाहते हैं कि ये जो योग जो विलंब योग है वो हटे, तो इसके लिए कुछ हर कुंडली के अंदर में कुछ कुछ उपाय निकल के आते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमिडीज, ज्योतिषीय उपचार, तो वो करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि विवाह विलंब योग होता क्या क्या है। आप अपनी कुंडली से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। पहला है कि शनि की दृष्टि अगर सूर्य पर, चंद्र पर और शुक्र पर हो, किसी भी कुंडली में अगर शनि जो होते हैं वो विवाह को डिले करने के मेन कारक होते हैं। अगर शनि की दृष्टि दाम्पत्य कारक शुक्र पे पड़ गई हो, खास करके मेल में, लड़कों की कुंडली में अगर शुक्र अगर बुरी तरीके से पाप प्रभावित हो गया हो और उस पर शनि की दृष्टि है, या फिर वो शनि के साथ है, या फिर सूर्य, चंद्र और शुक्र, इन तीनों पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो शादी में देरी होती है, बाधाएं आती हैं, देर से शादी होती है। ये क्या परिस्थिति कब बनेगी? जब भी कभी, अब ये एक मैंने एग्जाम्पल कुंडली ली हुई है कि शनि की दृष्टि इसमें सूर्य पर में पड़ी हुई है। ये देखना है कि अगर 10th शनि की दृष्टि यहाँ पे सूर्य पर में है और यहाँ पे शनि के का जो 7वां घर है, 7वें घर पर में दृष्टि है और सूर्य पर भी दृष्टि है। इस तरीके से और भी इसमें पाप कर्तरी योग भी लगा हुआ है 7th हाउस में, जो अभी आगे आएगा। लेकिन अगर किसी भी कुंडली में अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, मान लिया जाए शनि यहाँ बैठे हों और सूर्य और चंद्र और शुक्र यहाँ बैठे हों और अगर आमने सामने हो जाए तो क्या होगा? निश्चित रूप से ये एक डिले योग हो गया। और शनि अगर किसी भी तरीके से सूर्य, चंद्र और शुक्र को प्रभावित करता है, तीनों को एक साथ, तो विवाह में विलंब होता है। और अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव योग बहुत ज़्यादा है तो विवाह नहीं भी होता है। सेकेंड है, लग्न और सप्तम भाव के बीच सभी पापी ग्रह हों। ये लग्न है और ये सप्तम है, तो फर्स्ट हाउस और 7th हाउस के बीच में अगर सभी पापी ग्रह आ जाएं, पापी ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये अगर सभी फर्स्ट हाउस से लेकर के 7th हाउस तक अगर ये सारे ग्रह आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लग्न और 7th हाउस के बीच में सभी पापी ग्रह आ गए हैं और ये एक विवाह विलंब का योग बनाता है। थर्ड है सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस का लॉर्ड। सेकेंड हाउस ये हो गया और सेकेंड हाउस का लॉर्ड, यानी कि मान लिया जाए यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9 होगा, तो 9 का जो स्वामी होंगे मान लिया बृहस्पति है। और अगर ये 9, 10, 11, 12, 1, 2 ये हो गया 2, यानी कि बृहस्पति और शुक्र अगर वक्री ग्रह से प्रभावित हो जाए किसी भी हाल में, सेकेंड हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड, सेकेंड हाउस या 7th हाउस अगर वक्री ग्रह से प्रभावित हो जाए, वक्री ग्रह से प्रभावित होने के लिए हॉरोस्कोप देखना होगा। हॉरोस्कोप में कौन सा ग्रह के आगे वो लिखा हुआ है या इंग्लिश में आर लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। अगर वो लिखा हुआ है इसका मतलब वक्री है, और आर लिखा हुआ है रेट्रोग्रेड है, यानी कि अगर 7th हाउस और सेकेंड हाउस के लॉर्ड पर या इन दोनों भाव पर किसी भी ऐसे प्लैनेट जिसके आगे वो लिखा हुआ हो, आर लिखा हुआ हो आपके हॉरोस्कोप में, अगर उसकी दृष्टि पड़ जाती है, या फिर इस घर में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो खुद ही वक्री है, तो भी विवाह में विलंब का योग बनता है। फोर्थ है सेकेंड और 7th हाउस में वक्री ग्रहों की उपस्थिति हो। विवाह के देरी में वक्री ग्रह का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर कोई भी वक्री ग्रह अगर सेकेंड हाउस या 7th हाउस में अगर बैठ जाए, सेकेंड हाउस ये हो गया, 7th हाउस ये हो गया, तो वक्री ग्रह का अगर किसी भी तरीके से प्रभाव
किसी भी तरीके से प्रभाव होता क्या है, पहला प्रभाव होता है कि उसी घर में जाकर के वो वक्री ग्रह बैठ जाए, यानी कि सेकंड हाउस में बैठ जाए, सेवेंथ हाउस में बैठ जाए। दूसरा क्या हो सकता है प्रभाव, सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, यानी कि कोई वक्री ग्रह अगर सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए तो भी प्रभावित हो गया। तीसरा क्या होगा, सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड पर वक्री ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यानी कि युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो या म्यूचुअल संबंध हो, किसी भी प्रकार से सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस अगर वक्री ग्रहों से प्रभावित हो जाए या सेकेंड और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर वक्री ग्रह से प्रभावित हो जाए तो निश्चित रूप से विवाह में बाधा तो जरूर आएगी, टाइमली नहीं होगा। जब आप शुरू करेंगे विवाह की तैयारी उसके बाद कम से कम साल 2 साल लगेगा। पांचवा क्या है, सेवेंथ हाउस सेकेंड हाउस अत्यधिक पाप प्रभावित हो। ये तो वैसे भी ज्योतिष का नियम है कि जिस हाउस में अगर पाप ज़्यादा होता है तो उस भाव से संबंधित जो आपको कुछ मिलने वाला है उसमें डिले हो जाता है। कोई भी भाव अगर जो भाव पाप प्रभावित हो गया, लग्न अगर पाप प्रभावित हो गया, स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, सेकेंड हाउस में धन परिवार, तीसरे में सहोदर, फोर्थ में मदर जन्मभूमि, फिफ्थ में बुद्धि विद्या संतान, छठे में नौकरी और सातवां किसका है, जीवन साथी का है, विवाह का है। तो अगर सातवां भाव किसी भी तरीके से पाप प्रभावित हो जाए, पाप प्रभावित एक बार फिर से बतला देते हैं कि अगर सेवेंथ हाउस में अगर पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाए, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए, या फिर सबसे खराब योग होता है पाप कर्तरी योग, अगर सेवेंथ हाउस अगर पाप कर्तरी योग में हो, पाप कर्तरी योग होता है आगे भी पाप पीछे भी पाप, उसको पाप कर्तरी योग कहा जाता है। यानी कि सेवेंथ हाउस के अगर आगे भी पापी ग्रह हों पीछे भी पापी ग्रह हों, जैसे कि ये एग्जाम्पल कुंडली में दिया हुआ है कि सेवेंथ हाउस के आगे मंगल पीछे राहु और सेवेंथ हाउस पर में शनि की दृष्टि, ये एक ऐसे जातक की कुंडली है जिसकी शादी नहीं हुई, मन ही नहीं हुआ शादी करने का, लगभग अभी 47 ईयर ओल्ड है, तो शनि की दृष्टि पड़ गई सेवेंथ हाउस पे, आगे है मंगल पीछे है राहु, यानी कि शनि मंगल राहु ने शादी नहीं होने दी। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है किसी भी ग्रह की, किसी न किसी तरीके से अगर अच्छा योग अगर रहता है तो केवल डिले होता है, अगर अच्छा योग नहीं रहता है सेवेंथ हाउस तो फिर दिक्कत आती है। इसमें सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी सूर्य के साथ है, शनि से दृष्ट है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी शनि से दृष्ट है, यानी कि बहुत सारे योग एक साथ पकड़ में आ गए। सेवेंथ हाउस जो है वो शनि मंगल राहु से अफेक्टेड है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो सूर्य और शनि से अफेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सिक्स्थ है सप्तम में अधिक पाप ग्रह हों और पाप दृष्ट हों। फिर वही बात है कि सेवेंथ हाउस का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेवेंथ हाउस में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पापी ग्रह बैठ जाएंगे और पाप दृष्ट हो जाए, यानी कि सेवेंथ हाउस में अगर पापी ग्रह मंगल पापी है, राहु हो गया, शनि हो गया, सूर्य हो गया, इन चारों ग्रहों में से एक से अधिक अगर ग्रह बैठे हों और पापी ग्रहों से दृष्ट हों तो निश्चित रूप से मैरिज का डिले होगा, बाधाएं आएंगी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी शादी के लिए। सेवेंथ है सेकेंड और सेवेंथ के अगर स्वामी सूर्य शनि मंगल राहु केतु से युति अथवा दृष्टि से प्रभावित हो। कहा जाता है कि सूर्य शनि मंगल राहु और केतु जिस घर पर दृष्टि देते हैं उस घर का स्थिति खराब हो जाता है। किसी भी प्रकार से अगर सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस अगर पापी ग्रहों से प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से विवाह में विलंब होगा। आठवां होता है मांगलिक योग। मांगलिक योग सभी लोग जानते हैं कि अगर लग्न में, फोर्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में और 12th हाउस में अगर मंगल बैठा रहेगा तो उसको मांगलिक योग कहा जाता है। यानी कि फर्स्ट हाउस से भी दृष्टि पड़ रही है, फोर्थ हाउस से भी चौथी दृष्टि पड़ रही है, सेवेंथ में ऑलरेडी है, अष्टम मंगल काफ़ी खराब होता है और 12th हाउस का मंगल भी दृष्टि देता है सेवेंथ हाउस पे। तो अगर मंगल इन जगह पर बैठे हुए हैं तो
ये मांगलिक योग को बनाते हैं। मांगलिक योग रहने से बहुत सारी बातें होती हैं कि विवाह में देरी होगा। एक्सट्रीम कुछ कुछ कंडीशन मंगल की ऐसी होती है जो काफ़ी ख़राब होती हैं, तो वो अलग से बताने की ज़रूरत है। लेकिन सामान्य मांगलिक योग जो होता है वो विवाह में देरी करवाता है और उसमें फिर कुंडली मिलान की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है विष योग। विष योग ये होता है वो अगर शनि और चंद्रमा की युति हो, और ख़ास करके अगर इसमें शनि चंद्रमा की युति हो और चंद्रमा अगर सप्तमेश हो, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा होकर के अगर शनि के साथ है, तो एक तो वो विष योग बना रहा है। कभी भी चंद्रमा और शनि की युति बनती है तो विष योग बनता है। और अगर सप्तम का स्वामी होकर के चंद्रमा शनि के साथ है तो काफ़ी खराब योग माना जाता है। इसमें भी विवाह में काफ़ी बाधाएं आती हैं। 9th है विवाह के कारक ग्रहों का शनि से संबंध हो। ये तो स्टार्टिंग से ही बतलाते आ रहे हैं कि हमेशा विवाह में जो विलंब होता है वो शनि की वजह से होता है। शनि ज़्यादातर वक्री ही रहते हैं। वैसे भी शनि जो विवाह का जो कारक ग्रहों से अगर इनका संबंध बनता है तो विवाह में विलंब का योग बनाता है। अब 10th में लिखा हुआ है कि सप्तम भाव में अगर एक से अधिक पापी ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो या पाप कर्तरी योग में हो। अब इसका सारांश हम देख लेते हैं कि सबका सबसे बड़ा सारांश यही है कि 7th हाउस अगर बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड है, 7th हाउस अगर पाप कर्तरी योग में है, चंद्रमा से 7th हाउस अगर पाप कर्तरी योग में है, 2nd हाउस और 7th हाउस की स्थिति बहुत खराब है, यानी कि वो बैडली अफेक्टेड है। और हमेशा कुंडली देखते समय केवल लग्न कुंडली से ही पता नहीं चलता है। हालांकि सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन अंदर डिटेल देखने के लिए आपको लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली तीनों देखना चाहिए विवाह के लिए। अब अगर इन सब चीज़ों के अंदर किसी भी प्रकार से अगर चंद्रमा से 7th हाउस, लग्न से 7th हाउस, नवमांश में लग्न और 7th हाउस अगर पाप प्रभावित है, पाप कर्तरी योग में है, बहुत सारे पापी ग्रहों के साथ है, बहुत सारे पापी ग्रह से दृष्ट है, और अगर शुक्र जो दाम्पत्य का कारक है लड़कों में, वो अगर सूर्य शनि चंद्रमा इन सब के साथ अगर है और शनि की दृष्टि अगर सूर्य चंद्र और शुक्र पे पड़ रही है तो निश्चित रूप से विवाह का विलंब होगा। अब ये देखना पड़ता है कि विवाह विलंब योग किस इंटेंसिटी का है। अब ये होता है ना कि एक तो होता है नाम सामान्य विवाह विलंब योग कि भाई जब से स्टार्टिंग कर रहे हैं 30 साल की उम्र में मन हुआ कि अब चलो अब शादी हो जाए तो 1 से 2 साल विलंब हो गया। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बाधाएं आती हैं, तो वो भी कुंडली के अंदर अगर लग्न कुंडली में, नवमांश कुंडली में, चंद्र कुंडली से 3-4 प्रकार से अगर ये सारे योग अगर पकड़ में आ जाते हैं तो ज़्यादा बाधाएं आती हैं। हाँ, हर चीज़ का अगर कहते हैं बीमारी है तो उसका फिर समाधान भी है। तो विवाह विलंब योग अगर कुंडली के अंदर है तो उसका जो उपाय है, तो उसका उपाय सबसे बड़ा तो यह है कि कुंडली दिखाने के बाद जो भी आपका अगर शुक्र की समस्या है और शुक्र अगर अच्छे घर का मालिक है तो शुक्र से संबंधित जो है रत्न वो पहन लेना चाहिए। लग्नेश अगर कमज़ोर है तो लग्नेश को बलवान कर लेना चाहिए। अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पर और बृहस्पति आपका अच्छे घर का मालिक है, उसका स्टोन पहन लेना चाहिए। उसके बाद शिव जी की जो पूजा होती है, तो शिव जी की पूजा करने से भी विवाह विलंब योग हटता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से, और भी बहुत सारे कुछ हैं जो एक साथ अभी आपको बतलाया जाएगा। और सबका एक ही है कि जब समय आने वाला होता है तभी आप वो उपाय भी करते हैं। ये भी एक ज्योतिष का एक फिक्स पॉइंट है कि जब आपका समय आने वाला होगा तब आप उसका फिर वो उपाय भी करने लगते हैं। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि सब कुछ फिक्स है। तो इसीलिए अगर ऐसा लगे कि किसी भी प्रकार का विवाह का विशेष विलंब अगर होता है तो एक बार हॉरोस्कोप जरूर देखना चाहिए, दिखला लेना चाहिए। अगर उसका रिलेटेड कोई उपाय निकल के आता है तो वो उपाय जरूर करना चाहिए, और इन उपायों से निश्चित रूप से काम बनता है और विवाह होता भी है, और जो भी कुछ अरिष्ट अगर रहता है तो वो उन उपायों से ठीक भी हो जाता है।